हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल के ड्रामा टेल्स। दोस्तों, आपका इंतज़ार खत्म हुआ और मैं वापस आ चुकी हूँ एक बेहद इंटरेस्टिंग से के ड्रामा सीरीज़ को लेकर, जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे। इस ड्रामा का नाम है आइलैंड, जिसके ऑलरेडी 2 सीजन्स आ चुके हैं। हम इसका फर्स्ट सीजन से ही स्टार्ट करेंगे। आइलैंड सीरीज़ के माई ड्रामा रेटिंग है 8.1 और 94% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक किया है। इसके टोटल एपिसोड्स है 6। बेसिक प्लॉट मैं आपको समझा देती हूँ। ये एक सुपर नेचुरल के ड्रामा होने वाला है, जिसमें हम अपने लीड एक्टर्स को इविल स्पिरिट से फाइट करते हुए देखेंगे। अब बहुत सारा इंट्रोडक्शन हो गया, अभी चलिए फर्स्ट एपिसोड स्टार्ट करते हैं। हमें दिखाया जाता है एक माउंटेन, जहाँ पे एक कपल अपना प्री वेडिंग फोटोशूट करवाने जा रहा है अपने फोटोग्राफर के साथ। तो वो फोटोग्राफर उन्हें उस माउंटेन के बारे में एक कहानी बताता है कि कैसे सब ठीक था, लेकिन बाद में भगवान और बुरी शक्तियों के बीच लड़ाई होने लगी। तब भगवान ने अपने 46 बच्चों को सैक्रिफाइस करते हुए उनके पुतले बना दिए और उस शक्ति से नरक का द्वार मतलब हेल्स गेट बंद कर दिया, जिसके अंदर उसने सारे शैतानों को बंद कर दिया है और फिर से शांति और अमल वापस आ गया। लेकिन उसने कई सारे डुप्लीकेट स्टैचूज भी बनवाए ताकि एग्जैक्ट 46 कौन से है वो किसी को भी पता ना चले और शैतानी शक्तियों को रोका जा सके। तभी उस कपल को ऐसे ही 2 स्टैचूज दिखते हैं, जिसको दल होरांग कहा जाता है। फोटोग्राफर कहता है कि ये एक साथ कैसे है, कोई 2 एक साथ मिलना बहुत ही दुर्लभ है। ये कहते हुए वो अपना कैमरा सेट करने जा रहा होता है। तभी वो कपल उन स्टैचूज को देख रहा होता है, जिसे देख दुल्हन कहती है, मैंने सुना है इन्हें हाथ लगाने से बेटा पैदा होता है। और दोनों उन स्टैचू को हाथ लगाते हैं। तभी पीछे से एक अजीब सी लाइट दिखती है और वो स्टैचू गायब हो जाते हैं। जब कपल वो देखने लगता है, तभी उनकी आंखों में धुआं आ जाता है। उस एनर्जी से दोनों शैतान बन जाते हैं और फिर उस फोटोग्राफर पर भी हमला करते हैं। तभी एक खंजर उड़ते हुए आता है और उस शैतान को मार गिराता है और उस तिलिस्मी खंजर के साथ एंट्री होती है हमारे हीरो की। आगे सीन अलग जगह शिफ्ट किया जाता है, स्पेन के एक चर्च में, जहाँ पे फादर्स बात कर रहे होते हैं और वो तीसरे फादर जियोवानी को बुलाने की बात कहते हैं। और इस फादर जियोवानी को हम एग्जॉर्सिज्म करते हुए देखते हैं। और ये फादर जियोवानी है हमारा नेक्स्ट हीरो चा यून्यू। वो फादर हीरो यानी फादर जियोवानी को एक तस्वीर दिखाकर बताते हैं कि इसमें जो औरत है वो सेवियर है और उसने सब शैतानी शक्तियों के खिलाफ एक मिशन बनाया, लेकिन वो फेल हो गई। और ये जो आदमी यहाँ पे दिख रहा है तस्वीर में, उसने उसे मार दिया। जिसने उसको मारा वो अभी भी जिंदा है और कहीं किसी आइलैंड पे चिपके बैठा है, जिस वजह से इंसान और इंसानियत फिर से खतरे में पड़ सकती है। फादर जियोवानी पूछते हैं कि क्या अब कुछ नहीं हो सकता, उसे रोकने के लिए क्या करना चाहिए। दूसरे फादर बताते हैं कि हमें एक नया सेवियर मिल चुका है, हम उस लड़की पे वॉच रखे हुए हैं, उसका नसीब उसे आइलैंड लेके जाएगा। मैं चाहता हूँ कि तुम उस आइलैंड जाओ और उसकी मदद करो। फादर जियोवानी उनको हाँ बोल के वहाँ से विदा लेता है। यहाँ कोरिया में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि बेहद होशियार और कॉन्फिडेंट है। वो एक प्रेजेंटेशन में मीडिया को जवाब देते हुए अच्छे से उनको हैंडल करती है, जो कि देहान ग्रुप की होने वाली सक्सेसर है और उसके पापा की इकलौती बेटी उनकी वारिस है। लेकिन ये बात उसकी आंटी से बिल्कुल भी देखी नहीं जाती। उसकी इमेज खराब करने के लिए वो जानबूझकर एक रोड एक्सीडेंट टाइप क्रिएट करती है, जिसमें 2 हट्टे कट्टे आदमी अपनी हीरोइन मी होक के ड्राइवर को असॉल्ट करते हैं और उनकी गलती होने के बावजूद भी वो उसके ड्राइवर से ही माफ़ी मंगवाते हैं। ज़्यादा परेशान करने पर मी होक गाड़ी से बाहर आती है और उनके बीच में सुलह करवाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी वो बहुत जोर दे रहे होते हैं और ड्राइवर को बहुत परेशान कर रहे होते हैं। तो मी होक उसे फाइट करके एक आदमी को नीचे गिरा देती है, लेकिन यही चीज़ वो दूसरा आदमी वीडियो रिकॉर्ड करता है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। अगले दिन हर अखबार और न्यूज़ चैनल की ब्रेकिंग न्यूज़ में आता है कि कैसे एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद अपने पापा के पैसों के घमंड में आके गरीब लोगों को रास्ते पर परेशान कर रही है, उन्हें मार रही है। मीहो समझ जाती कि ये सब उसके आंटी का किया धरा है, बट क्या फ़ायदा। उसके पापा उसे ही चुप कराते हैं और बोलते हैं घर में झगड़े करने से कोई फ़ायदा नहीं है, इससे तुम्हारी इमेज नहीं सुधरने वाली और ना ही स्टॉक मार्केट में जो हमारे शेयर्स के प्राइसेस गिरे हैं वो ठीक होने वाले हैं। तो तुम्हारी वजह से जो हमारी कंपनी का इतना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करनी होगी। फिर क्या, सेक्रेटरी सजेस्ट करता है कि थोड़े टाइम के लिए उसे कंपनी से इस्तीफा देके कहीं शांत लो प्रोफाइल रहना चाहिए और जेजू आइलैंड के एक स्कूल में उसे एज अ टीचर वॉलंटियर करने के लिए भेज दिया जाता है। इससे आप समझ ही गए होंगे कि यही लड़की वो सेवियर है जिसके बारे में फादर्स बात कर रहे थे। उसके साथ उसका वही ड्राइवर कम असिस्टेंट सेक्रेटरी कांग जाता है।
वो दोनों जैसे एयरपोर्ट पहुंचते हैं, मीडिया वाले उन्हें घेर लेते हैं। सेक्रेटरी मीहो को बोलता है, मैं इन्हें संभालता हूँ, आप कार में जाकर बैठिए। वो जैसे ही एयरपोर्ट से आकर जेजू आइलैंड की ज़मीन पर कदम रखती है, उसे एक अजीब एनर्जी फील होती है। तभी हमें दिखाया जाता है माउंटेन पर दोलहोरांग्स के पास एक बूढ़ी औरत है, उसे भी वो एनर्जी महसूस होती है। फिर जब वो की से गाड़ी अनलॉक करने जाती है, उसे वही वेडिंग ड्रेस वाली औरत दिखती है। अब वो शैतान बन चुके हैं और वो उस मीहो को देखते ही वो तुरंत उस पर हमला बोल देती है। मीहो अपनी जान बचाकर जैसे तैसे भागने लगती है। उसे समझ नहीं आता कि ये क्या चीज़ है और उसे उसके पीछे क्यों पड़ी है। तभी वो भागते हुए एक ट्रक में जाकर छिपती है, तो वो ट्रक भी तोड़कर वो शैतान अंदर आने लगती है। मीहो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। तभी वो ब्लैक सूट वाला हीरो वहाँ आ जाता है। मीहो उनकी फाइट ट्रक के अंदर से देख रही होती है। वो उस शैतान को मार के मीहो को बचा लेता है। सब खत्म होने के बाद जैसे उसका हीरो से आई कांटेक्ट होता है, उसे वापस से वो सेम एनर्जी फील होती है और वो वही बेहोश हो जाती है। उसकी आंखें जैसे ही खुलती है, उसका सेक्रेटरी कांग और पापा के दोस्त अंकल, जिन्होंने उसे जेजू आइलैंड भेजने का डिसाइड किया था, उनके साथ एक रूम में होती है। मीहो पूछती है कि वो ब्लैक सूट वाला आदमी कहाँ गया। सेक्रेटरी बताता है उसे कोई आदमी वहाँ पे नहीं दिखा। उसे मीहो पार्किंग लॉट में बेहोश मिली। मीहो आसपास देख के पूछती है कि ये कौन सी जगह है, तो सेक्रेटरी बताता है कि वो आगे से अभी यही रहेंगे। हमें पहाड़ पर एक सी फेसिंग सा बंगला दिखाया जाता है। वो कहती है किसी सुनसान सीक्रेट किले की तरह लग रहा है, क्या हमारा ऐसे सुनसान जगह रहना जरूरी है। इस पर सेक्रेटरी बोलता है, होटल में रुकेंगे तो मीडिया वालों को खबर लग जाएगी, इसीलिए यही रहना बेहतर रहेगा। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वही बूढ़ी औरत उस ब्लैक सूट वाले हीरो को बताती है पिछली रात उसने कुछ स्ट्रेंज एनर्जी महसूस की, जहाँ पानी और जमीन थरथरा उठी। कहीं वो बच्ची वापस तो नहीं आ गई। हीरो कुछ नहीं बोलता, तो बूढ़ी औरत कहती है, शायद उसने तुम्हें पहचाना नहीं। क्या वो वैसे ही दिखती है? शायद वो अभी तक पूरी तरह जागी नहीं होगी। फिर वो तामरा क्यों आई है? वो कहता है, मुझे नहीं पता। इस पर बूढ़ी औरत फिर बोलती है, अच्छा हुआ आखिर उसके वापस आने की वजह से तुम्हारी जिंदगी कहीं तो आगे बढ़ेगी। तुम्हें समझना होगा, इंसान का नसीब अलग होता है, वो पहले से लिखा जा चुका है और सब कनेक्टेड है। तब हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें पुराने टाइम का जेजू दिखाया है, राजा महाराजाओं के वक्त का, जहाँ पे कई सारे सैनिक एक गाँव में जाते हैं। वहाँ पे कई सारी डेड बॉडीज दिखाई जाती है, लेकिन वहाँ पे एक बच्चा होता है। फिर हम देखते हैं कि एक राजा जो है वो कई सारे लड़कों को कैद करके उन पे कुछ टेस्ट कर रहा होता है। एक औरत आके वहाँ पे उसे रोकती है, तो राजा कहता है, क्या तुम्हारे पास कोई बेहतर उपाय है? एक राजा होने के नाते मुझे कुछ कठिन फैसले लेने पड़ते हैं। पहले एक पूरा गांव उस हवस के शैतान ने खत्म कर दिया है। रक्षा कवच कितनी देर उन सबको बांध पाएगा हमें नहीं पता। हमारे पास कोई और रास्ता होना चाहिए। हम देखते हैं कि कई लड़कों को वो राजा एक काल कोठरी में ले जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ उसने एक राक्षस को बंदी बना के रखा हुआ है। वो उन बच्चों को बताता है कि तुमको पता होगा कि ये एक राक्षस है जो मासूम लोगों को बेरहमी से मारता है। ये वो शैतान है जो धरती पर काफी पहले से मौजूद थे। तामरा एक पवित्र जगह है जो बनाई गई है इन शैतानी शक्तियों को बंद करके रखने के लिए, लेकिन इंसान के बस की बात नहीं इन ताकतों से अब लड़ पाना। इसलिए मैं बस देखना चाहती हूँ कि तुम लोग कितना सहन कर पाते हो। कहकर वो एक तिलस्मी खंजर निकालता है और उस शैतान के पेट पे मारता है। उससे जो खून निकलता है वो एक कटोरी में लेता है। फिर एक दूसरे खंजर को उस खून में डुबोकर वो एक एक बच्चे के पीठ पर उसको मारता है। इसमें हमें दिखाया जाता है एक बच्चे के अंदर अजीब सी ताकत आ जाती है। दूसरे दिन 2 बच्चों को राजा के सामने पेश किया जाता है। राजा कहता है, बस तुम ही दोनों हो जो सहन कर पाए, इसलिए आज से तुम्हारा पुनर्जन्म होता है। तुम दोनों डेमॉन स्लेयर्स कहे जाओगे। एक बच्चे का नाम वान रखता है और दूसरे का गुंतान। तुम्हारी रगों में अब शैतान का खून दौड़ रहा है, इसलिए इंसान तो तुम अब रहे नहीं। तुम आधे इंसान और आधे शैतान हो, इसलिए अपनी तकदीर को स्वीकारो। ट्रेनिंग दी जाती है। अभी वहाँ पे हमें एक छोटी लड़की दिखाई जाती है जो एक बूढ़ी दादी के साथ वहाँ आई है और वो उन दोनों बच्चों को देखती है। सीन तुरंत शिफ्ट होता है हमारी हीरोइन मीहो पे। हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मीहो शायद उस लड़की का नया जन्म है। मीहो को यहाँ उसके नए स्कूल में प्रिंसिपल इंट्रोडक्शन मीटिंग करता है। बाद में उसे स्टाफ रूम भी ले जाया जाता है। वहाँ मीहो अपना परिचय देती है और कहती है, आपने न्यूज में तो देखा ही होगा। इन केस आपको कोई पूछे तो उनको बताना कि मैं अपना बर्ताव सुधार रही हूँ। तभी एक टीचर बोलती है कि क्यों ना हम मिस मीहो को एथिक्स टीचर एम के जगह पे काउंसलर बना दे, क्योंकि उनकी रिटायरमेंट की वजह से उनकी जगह खाली है। मीहो तुरंत वो एक्सेप्ट कर लेती है। मीहो फिर काउंसलिंग रूम देखने जाती है तो उसमें टेबल पर काफी ज्यादा धूल जमी होती है। तभी पीछे से वो सेम टीचर आती है। उनकी बातों से ऐसा लगता है कि उन दोनों में अभी बहस होगी, लेकिन पता चलता है कि वो टीचर मीहो की बचपन की दोस्त है। वो दोनों इस अनएक्सपेक्टेड रियूनियन से खुश होते हैं और शाम को डिनर का प्लान बनाते हैं।
डिनर के लिए जाने के लिए मीहो जाकर अपनी गाड़ी में बैठ जाती है। उसे फोन पे न्यूज दिखती है कि उसकी आंटी उसके प्रोजेक्ट की हेड और देहान होटल की मालकिन घोषित कर दी गई है। इससे गुस्सा होकर वो अपने पिता को फोन लगाती है, जिस पर वो कहते हैं उसने तुम्हारी गलती को सुधारने की कोशिश करने के लिए एक चांस मांगा तो मैंने दे दिया। मीहो कहती ये सब उन्होंने जानबूझकर प्लानिंग के साथ किया है, इसे चोरी कहते हैं। लेकिन पिता के गुस्सा होने पर वो कहती है मैं तुरंत वापस आऊंगी और मेरी जगह में उनसे वापस लेकर रहूंगी। तभी उसे एक आदमी का फोन आता है जो कहता है आपने जैसा कहा था वो एक्सीडेंट वाले लोगों के बारे में पता लगाया, लेकिन मुझे कुछ अजीब चीज पता चली है, एक बार आप देख लीजिए, तस्वीर तुरंत भेज रहा हूँ। वो तस्वीरें देखकर मीहो शॉक हो जाती है और अचानक से सेक्रेटरी कांग को गाड़ी रोकने को बोलती है। उसे पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन वो कुछ नहीं सुनती और गाड़ी से बाहर निकलती है। कुछ दूर जाती है, पीछे से सेक्रेटरी आके पूछता है आप क्यों परेशान है, क्या हुआ? वो कहती आपने मुझे पागल समझ रखा है, मजा आया होगा आपको ये सब करके। वो रोड एक्सीडेंट वाले लड़कों को कैसे पता चला कि हम उस रास्ते से म्यूजियम जा रहे हैं? ये बात सिर्फ आप और अंकल को पता थी। इस सेक्रेटरी कांग और उसकी आंटी की तस्वीर दिखा के पूछती आपने मेरा भरोसा तोड़ा है, मैंने कभी किसी फैमिली मेंबर पे भी इतना विश्वास नहीं किया, लेकिन बस आप और अंकल थे। जब भी कोई मुसीबत आती थी हमेशा आप दोनों सबसे पहले याद आते थे मुझे। आपने मेरी पीठ में खंजर भोंका है। क्या ऑफर किया मेरी आंटी ने आपको, कितने पैसे दिए? जरूर फैमिली का कुछ होगा, लेकिन मुझे कुछ नहीं सुनना, जाइए आप, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी वरना आपको कहीं और नौकरी नहीं मिलेगी। सेक्रेटरी बोलता है मैं हमेशा से उन्हीं की साइड पे था, तो टेक्निकली मैंने आपको कोई धोखा नहीं दिया। आपका प्रॉब्लम यह है कि आपको दुनिया बहुत आसान लगती है क्योंकि आपको बस अपनी कार के शीशे से बाहर देखना पड़ता है, लेकिन बाहर की दुनिया बहुत ही खराब है, आप जल्द ही समझ जाएंगी। मीहो वापस कार की ओर जाती है, लेकिन फिर वो कार की चाबी सेक्रेटरी की तरफ फेंकती है और कहती है ये कार तुम ही रखो अपनी सेवरेंस सैलरी समझ के, और वहां से पैदल ही जाने लगती है। फिर वो अपने अंकल को फोन करके उन्हें उसकी लोकेशन पे एक नई गाड़ी भेजने को बोलती है। तभी फोन का नेटवर्क चला जाता है, इससे वो ज्यादा ही फ्रस्ट्रेट हो जाती है और वहां से दूर चलने लगती है। तभी एक और हम सेक्रेटरी कांग को उदास देखते हैं। तभी पीछे से उन पर शैतानी शक्तियों का हमला होता है। दूसरी ओर मीहो चले जा रही होती है, तभी उसे सामने सेक्रेटरी कांग दिखता है। वो उसके पास जाके कहती है अभी मैं वापस कुछ नहीं सुनना चाहती, आप जाइए यहाँ से। वो कहता है आप यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। तभी मीहो की नजर उसके हाथ पर जाती है जिससे बड़े बड़े नाखून निकल रहे होते हैं, आंखें लाल हो चुकी होती है। ये देखकर कि वो शैतान है, मीहो वहां से भागने लगती है। भागते भागते वो जंगल की ओर जाती है, लेकिन सेक्रेटरी कांग जो कि शैतान बन चुका है अपनी सुपर फास्ट स्पीड से उसे पकड़ लेता है और उसका गला दबाने लगता है। तभी वहां सुपरमैन की तरह हमारा ब्लैक सूट वाला हीरो आ जाता है और उसके खंजर का सुपर फास्ट हमला होता है। और वो जैसे हीरोइन देखती है सेक्रेटरी कांग का हाथ जो उसका गला दबा रहा होता है वो कट चुका होता है और सामने वही ब्लैक सूट वाला हीरो दिखाई देता है। यही हमारा पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। इंटरेस्टिंग राइट? अभी नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है, फादर जियोनी की एंट्री जेजू आइलैंड पे कब होगी, ये सब मिलकर कैसे इन शैतानों से लड़ेंगे, जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल की ड्रामा टेल्स पे। और एपिसोड अगर पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज वो नीचे दिखने वाला सब्सक्राइब बटन भी दबाइए। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।